तो हमने देखा कि अगर आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन नजर आ रही है बेटे आपको? जी मैम आ रही है। स्क्रीन में मैं उस पर मैं लिख रही हूँ, ये वाली स्क्रीन है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास जो ई वर्सेस के डायग्राम बनती है वो पैराबोला है इस तरह, और इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी इज गिवन एज h bar square k square by 2m, ठीक है। और इसमें जो k की हर एक वैल्यू है वो अलाउड है, ठीक है। k की हर एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो अलाउड है यहाँ पर, और इसलिए ये कंटिन्यूस पैराबोला है। और इस तरह एनर्जी की भी हर एक वैल्यू जो है वो अलाउड है। अगर हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देखते हैं, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसमें शेप तो पैराबोला ही है और एनर्जी भी इसी फॉर्मूला से गिवन होती है, लेकिन जो k है उसकी वैल्यूज जो हैं वो n 2 पाई n ओवर l हमारे पास जो है वो होती हैं। यानी अलाउड वैल्यूज जो हैं वो हर एक वैल्यू अलाउ नहीं है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउ होती हैं। और ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज अलाउ होती हैं, ये e बाय के डायग्राम में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अलाउड है, लेकिन वो पॉइंट्स मिलकर पैराबोला ही बना रहे हैं। और अगर आप इसको देखें तो इसका जो स्केल है इस डायग्राम का वो है आपका यानी कि पाई ओवर एल, 2 पाई ओवर एल, 3 पाई ओवर एल। और जो एल था ये हमारे वो जो हमारा सॉलिड था उसकी डायमेंशंस थी, लेंथ थी। अगर हम उसको फॉर एग्जांपल हमने आसानी के लिए उसको वन डायमेंशनल अगर सॉलिड ले लें तो उसकी लेंथ जो वन डायमेंशनल सॉलिड की लेंथ थी वो एल थी, ठीक है। तो और अगर हम ये आपका एक नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन था, सो दिस वाज नियरली फ्री। और अगर आप कंप्लीटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को देखें, बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो कि एटम का हिस्सा है, तो उसकी भी जो ई वर्सेस के डायग्राम बनती है वो भी इस तरह ही है। और लेकिन इसका जो स्केल है वो है 2 पाई ओवर ए, 4 पाई ओवर ए। एनर्जी जो है वो सेम फॉर्मूला से गिवन है, ठीक है। इसका भी पैराबोला है और इसका जो स्केल है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। स्केल इसका क्या है, इसका है 2 पाई ओवर ए, और ए जो है यहाँ पर ये दो एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अब अगर हम ये जो डायग्राम है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन की, उसको टू द स्केल ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, तो जो हमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल मतलब ऐसे इतने करीब करीब होंगे कि हमें वो एक लाइन नजर आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर तो हम देखें ना, ये 2 पाई ओवर एल जो है, एल यहाँ पर खासा एक बड़ा नंबर है, तो 2 पाई ओवर एल जो है बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो यानी ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत छोटी जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर लाई कर रहे हैं ये पॉइंट्स। यानी लेट्स से अगर हम इस ग्राफ का स्केल बहुत छोटा कर दें, चलो मतलब बहुत छोटे से मुराद ये कि हम लेट्स से टू स्केल 1 2 3 इसको इस ग्राफ को बनाते हैं तो हमें ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, ए एक बहुत छोटा नंबर है, एटॉमिक डिस्टेंस दो, एटॉमिक डिस्टेंस तो नहीं मतलब दो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, समझे, दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है।
तो ये एक बहुत छोटा नंबर है। 2 पाई ओवर ए जो है वो मतलब बड़ा होगा तो लेट से हम बड़ा इसको 100 या 1000 तक ले लेते हैं। लेट से ये 1000 पॉइंट है, ये 2000 वाला पॉइंट है, 3000 वाला पॉइंट है। तो जब हम इन पॉइंट्स को जो कि 1 2 3 वाले हैं इस स्केल पे ड्रॉ करेंगे जो कि थाउजेंड्स वाला स्केल है, तो एक्चुअली इससे बड़ा स्केल है। एक्चुअली हर एक पॉइंट, हर 2 पॉइंट जो कि इस स्केल पे हैं बाउंस इलेक्ट्रॉन के, उनके बीच में इसके यानी इस वाले के कोई 10⁻10 पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर हम उस ग्राफ को, फ्री इलेक्ट्रॉन के ग्राफ को इस लैटिस का जो लेंथ स्केल है उसके ऊपर देखते हैं तो वो हमें एक कंटिन्यूअस ग्राफ ही नजर आता है। ठीक है, लेकिन फिर ये है कि हमने देखा कि इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। हमने देखा कि पाई ओवर ए तो हमने देखा कि जो हमारा ब्रैग प्लेन्स हैं, ब्रैग प्लेन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ बनने की, लेट्स से अगर हम इसको 0 कंसिडर कर लेते हैं तो जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है उसके बीच में बनती है ना, यहाँ पर बनती है ब्रैग प्लेन। इसी तरह इधर से यहाँ बनती है। बस इसको बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं मेरा ख्याल है। लेट्स से दिस इज पाई ओवर ए और ये माइनस पाई ओवर ए है और ये 2 पाई ओवर ए है, माइनस 2 पाई ओवर ए है, 3 पाई ओवर ए, माइनस 3 पाई ओवर ए। तो ब्रैग प्लेन जो है वो यहाँ बनती है। और इसी तरह अगर हम इसके हाफ पे बनती है ना, और इसी तरह इसके नेक्स्ट जो है वो इसके हाफ पे बनेगी, तो इसका हाफ जो है वो पाई ओवर ए है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे बनेगी। फिर ये वाला है, इसका हाफ जो है वो यहाँ बनेगा, यहाँ पर। एक्चुअली एट एवरी पाई ओवर ए देयर इज अ ब्रैग प्लेन। ठीक, जहाँ पर जो है, जहाँ से हमारा जो ब्रैग रिफ्लेक्शन होगी, और ब्रैग रिफ्लेक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या आता है, जो यानी हमारी जो ट्रैवलिंग वेव होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रैवलिंग वेव है वो इनसाइड द क्रिस्टल वो हो जाती है ब्रैग रिफ्लेक्टेड। और हमारे पास जो एक कंटिन्यूअस बैंड डायग्राम आ रही थी पहले, फिर उसके अंदर गैप आता है। तो आप देखो कि एट ईच ब्रिलियन जोन आपके पास ये गैप आता है। और थोड़ा सा ये इस तरह मॉडिफाई हो जाता है, इस तरह। और इसी तरह यहाँ से ठीक। तो ये ई वर्सेस के डायग्राम ये स्टिल पैराबोला है, लेकिन ये कि हर एक ब्रिलियन जोन पे हमारे पास एक ब्रैग रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक, जैसे ये यहाँ पे मैं जैसे ये इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है पाई ओवर ए माइनस पाई ओवर ए। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट जो है वो रिफ्लेक्शन होगी, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो यहाँ होगी। ठीक है, इसी तरह ये आपको यहाँ पर एनर्जी गैप्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इसको अगर हम इसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो है हमने देखा, अगर यहाँ पर हम फ्लैट बैंड ड्रॉ करें, तो ये जो हमने जो बैंड स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना सॉलिड का, हमने बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उसका हमने फ्लैट बैंड स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो हमने
वो यहीं से, मतलब यहाँ से अगर हम साइड पर एक फ्लैट बैंड ड्रॉ करें तो ये एक अलाउड बैंड है आपके पास, और फिर ऊपर एनर्जी गैप है, और फिर नेक्स्ट अलाउड बैंड जो है वो ये है। इसी तरह फिर एनर्जी गैप है और नेक्स्ट अलाउड बैंड ये है। तो ये फ्लैट बैंड हमने पढ़े हुए हैं, जबकि एक्चुअली ये बैंड जो है वो इस तरह के नजर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, ये कंसिडरिंग ओनली वन लैटिस एटम ड्रॉ की है जो कि 0 पे पड़ा हुआ है, और उसके उसको हमने जो है सेंटर मान के ये डायग्राम ड्रॉ की। अगर हम एक और जो लैटिस एटम पाई ओवर ए पे पड़ा हुआ है उसको भी देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेंगे, ठीक है। और अगर हम उस एटम को जो कि माइनस पाई ओवर ए पे पड़ा हुआ है उसको भी देखें तो ये इस तरह हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से भी 2 पाई ओवर ए पे भी एक एटम पड़ा होगा और यहाँ पे भी एक एटम पड़ा होगा, ठीक। तो आप देखो कि ये आपके पास इस तरह की कई और डायग्राम्स बन रही हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली थी, सॉरी इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ पे आना चाहिए था बिल्कुल सेंटर में। मैं आपको ये डायग्राम इंटरनेट से दिखा देती हूँ। ठीक है, रिपीटेड एक्चुअली यहाँ पर एक मिनट में दूसरी जगह से मैम हाँ जी, हाँ जी मैम, टॉपिक का नेम बता दें और कौन सी बुक से करवा रहे हैं? बेटा, ये ई वर्सेस के डायग्राम है। इस टॉपिक को हमने आज सच प्रिपेयर नहीं करना उसके लिए, ये आप समझो इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इसके ऊपर? जी जी मैम। मैम आ रही है। कौन सी वाली आ रही है? ये वाली करानी है। गूगल पे जहाँ आप सर्चिंग कर रही हैं। हाँ, तो ये देखें, ये हमारी रिपीटेड आ गई है। ये वाली डायग्राम देखें, इस डायग्राम को खुल नहीं रही है। तो ये वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है? जी जी आ रही है। तो ये देखिए, अगर आप जैसे हमने कहा कि रिपीटेड जोन में क्या होगा, अब यहाँ पे हमें वेव्स की फॉर्म में नजर आ रही है ना। अगर हम यहाँ पे एनर्जी गैप को कंसिडर कर लें, अभी हमने ये कंप्लीट ड्रॉ किया ना, अगर हम एनर्जी गैप को कंसिडर कर लें तो होगा ये कि ये यहाँ से ये इस तरह, ये नीचे नीचे वाले जो सारे एटम्स हैं उनकी मिलके इस तरह एक बनेगी, और फिर ये तो ये जो नीचे वाले एटम्स हैं उनकी, ये देखिए यहाँ से गैप आ गया ना, ये नीचे वाले एटम्स की इस तरह मिलकर ये बन रही है एक, और फिर उससे ऊपर वाले एटम्स की ये जो नेक्स्ट वेव है। सो यहाँ से बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह थी, ये इस तरह थी, ठीक है।
तो यहाँ से जो गैप आया है वो नेक्स्ट वेव के साथ इसी तरह ये इस तरह थी, ये वाली वेव जो थी वो इस तरह थी इधर को, और ये वाली जी वेव मैम। ये थी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर गैप आया वहां से वो इस तरह। तो अब अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये हमारा जो कम्प्लीटली, अगर हम इसको फ्लैट बैंड के तौर पर कंसिडर करें साइड पे, तो ये सारा हमारा अलाउड बैंड है, ये वाला गैप है, और फिर ये अलाउड बैंड है सारा, और ये वाला भी अलाउड बैंड है, और फिर सबसे नीचे वाला ये छोटा सा एक गैप है, और फिर ये छोटा सा अलाउड बैंड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो पहले वाली थी उसको हम एक्सटेंडेड जोन स्कीम कहते हैं, और इसको हम रिपीटेड जोन स्कीम कहते हैं। इसमें अगर हम सिर्फ फर्स्ट बिलियन जोन को देखें -π/a से लेके π/a, तो वो ये है। इसमें देखें, अगर फर्स्ट बिलियन जोन को देखें तो बाकी सारे बिलियन जोन में भी वही हो रहा था जो फर्स्ट बिलियन जोन में हो रहा है। तो फर्स्ट बिलियन जोन को, या इसको हम फिर कहते हैं रिड्यूस्ड जोन स्कीम है, और रिड्यूस्ड जोन स्कीम जो है उसमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है, जो कि अगर आप रिपीटेड जोन स्कीम को देखते हैं तो उसमें है। यानी आप अगर रिपीटेड जोन स्कीम को यानी हर एटम, एक एटम को कंसिडर ना करें, और फर्स्ट एटम को भी कंप्लीटली आप उसकी सारी डायग्राम ड्रॉ ना करें, सिर्फ हम ये जो फर्स्ट बिलियन जोन के अंदर जो आपके पास सारे आ रहे हैं बैंड स्ट्रक्चर्स, अगर आप उनको देखें तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करता है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आप ये जो ये हमारी एक्सटेंडेड जोन स्कीम थी, यानी एक एटम को कंसिडर करते हुए जो हमने ई वर्सेस के डायग्राम बनाई थी बैंड गैप्स को और अलाउड वैल्यूज को लेकर, उसको अगर आप मतलब उससे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं जो आपकी फर्स्ट बिलियन जोन के अंदर जो सारे अलाउड वैल्यूज बनेंगी, उनको हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट बिलियन जोन में एक तो ये वाली वैल्यू है, ये वाली नीचे वाली, और फिर एक ये है ऊपर, और फिर एक ये वाली है, और फिर एक ये वाली है। यानी ये जो एक है ये तो फर्स्ट एटम की है, और ये बाकी एटम्स की आ रही है। ठीक है, बाकी एटम्स की वजह से वैल्यूज हैं। सो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि पहली तो ऐसे ही रहेगी, जो दूसरी है उसके लिए ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम की बन रही थी ना, उसकी जो ये वाला हिस्सा है उसको आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे शिफ्ट होके ये इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपने एक ब्रिलियन जोन जो है वो क्रॉस की है तो ये पार्ट जो है वो इन्वर्ट होगा, और अगर आप 2 ब्रिलियन जोन क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वाली होगी ये 2 ब्रिलियन जोन क्रॉस करेगी ना, क्योंकि दूसरी ब्रिलियन जोन यहाँ बन रही है 2π/a पे, तो ये 1 और 2 क्रॉस करेगी तो ये सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो है ये इन्वर्ट हो गई है, ये इस तरह थी, ये इस तरह हो गई है, और अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह स्ट्रेट थी, तो स्ट्रेट ही रही है, 2 बिलियन जोन क्रॉस करके स्ट्रेट ही रही है। ठीक है, ये जब यहाँ पर आती है, इसी तरह जब आप इसको देखिए इसने 3 बिलियन जोन क्रॉस की है, तो ये फिर जो है वो इन्वर्ट हो गई, नेक्स्ट जो है वो फिर से सेम रहेगी। ठीक है, सो ये वाली जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो सारी, ये वाली जो सारी है वो हमने ड्रॉ की हुई है। अच्छा, अब यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको, आपने इससे पहले जो सॉलिड स्टेट 1 में है उसमें भी एक टॉपिक था, मुझे उसका याद नहीं आ रहा नाम, उसका आपने मे बी उसमें पढ़ा हो, पूरी की बुक में पढ़ा हो, उस टॉपिक में भी ये डायग्राम आपने देखी होगी, ये वाली देखी हुई है बिल्कुल, ये मतलब रिड्यूस्ड वाली जो है ये वाली डायग्राम, ये और फिर ये उसके ऊपर, और फिर ये देखी हुई है आपने वहाँ पर पूरी की बुक में एक टॉपिक था, मैं सुबह आपको कंफर्म करूंगी कौन सा टॉपिक था, देखी हुई है नहीं? लगता नहीं देखी हुई। बोल ही नहीं रहे आप लोग कुछ। जी मैम, याद नहीं आ रही। मैं सुबह आपको याद भी कराऊंगी। समन शहजादी को अब आवाज नहीं आ रही थी मेरी, अब आ रही है?
बेटा आवाज आ रही है? अब समझ शहजादी आपको? अच्छा, तो हमने कहा कि ये हमारे अलाउड बैंड्स हैं। तो अब जो डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन जो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं और सेमीकंडक्टर हैं, वो कुछ इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल अब लेट से आपका ये सारे अलाउड बैंड्स हैं, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ वेरी कर रही है ना, तो मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जहाँ पर आपकी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल अप हो जाएंगे, और जो लास्ट बैंड फिल होगा उसको हम जो है वो EF कहते हैं। ठीक है, फर्मी एनर्जी, लेट से फर्मी एनर्जी बैंड जो है वो यहाँ पे करके लाई कर रहा है। तो इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट से यहाँ पे करके लाई कर रहा है फर्मी एनर्जी बैंड। तो अगर इसको फ्लैट बैंड में देखें तो बेसिकली इसको थोड़ा सा नीचे है, सो यहाँ पे करके लाई कर रहा है ना फ्लैट बैंड में ये फर्मी एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर आपकी फर्मी एनर्जी लाई कर रही है, और नीचे कर लेते हैं, लेट्स से इधर आपके पास EF है। तो अगर फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, तो आप देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट, उनके पास ये वाला अलाउड शेल था, वो यहाँ पे है लास्ट अलाउड एनर्जी लेवल था, तो इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल्स हैं आप देखो कि वो अलाउड हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उनमें भी जा सकता है विदाउट एनी हार्ड वर्क, तो वो यहाँ पर भी जा सकता है। ये सारे अलाउड एनर्जी वैल्यूज हैं। जबकि अगर लेट्स से आपका जो EF है वो इसे थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा होता, सो लेट्स से अगर आपका EF जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा होता, तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन लास्ट ये वाला जो एनर्जी लेवल है वो फिल कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर आपको एक लार्ज एनर्जी गैप दिख रहा है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलना भी चाहे तो एक्चुअली देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप, वो ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो पहला केस था जब एनर्जी लेवल जो आपका EF था फर्मी लेवल, जो वो किसी बैंड के बीच में लाई कर रहा था जब, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंडक्टर है, क्योंकि वहां पर जो EF है लास्ट ऑक्यूपाइड लेवल, उसके ऊपर भी अलाउड एनर्जी लेवल्स जो है वो मौजूद है। इन अदर वर्ड्स उसको हम कहते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। यानी ये कि जो कंडक्शन बैंड वही होता है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं, सो वैलेंस बैंड जो है वो EF वाला बैंड होगा, लास्ट फील्ड बैंड, और वैलेंस बैंड से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि वहां पर सारे एनर्जी लेवल जो है वो अलाउड हैं। सो इनको हम कहते हैं ये कंडक्टर हैं। और इस केस में जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपका फर्मी लेवल जो है वो जो हमारा ये बैंड है इसके बिल्कुल टॉप पे लाई कर रहा हो, तो यहाँ पर फिर आपके पास आगे कोई अलाउड वैल्यूज नहीं रह जाती, देयर इज अ ह्यूज एनर्जी गैप। तो देयरफॉर ये वाला जो होगा इसको हम कहेंगे ये इंसुलेटर है। ठीक है, हाउएवर अगर ये एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, नेक्स्ट बैंड जो है वो बिल्कुल इसके पास से स्टार्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या उससे कम एनर्जी गैप है, तो हम कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है। उस केस में फिर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो गैप जो है उसको जंप कर लेते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो इस तरह जो हमने फ्लैट बैंड में बैंड थ्योरी पढ़ी थी उसकी बहुत सिंप्लीफिकेशन थी, एक्चुअली वो ये है। और इलेक्ट्रॉन को लिटरली हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह बताते हैं कि भाई अगर ये बैंड है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर किस तरह डिफरेंट होते हैं जी मैम। फर्मी लेवल की बेस पे। तो हम जो है वो सेमीकंडक्टर फिर स्टार्ट करने वाले थे, वो देख लेते हैं सेमीकंडक्टर को। सो ये हम उमर की बुक से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का टॉपिक।
उसको आपने पूरी की बुक से भी देख लेना है। वहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इधर से देख लेते हैं, जैसे बैंड गैप और वो नहीं था। बाकी वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन तो सारा लिखा हुआ है। जैसे अच्छा, मैं आपके साथ तो बैंड स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं सेमीकंडक्टर का। इससे पहले आपने पूरी की बुक से ना ये पढ़ लेना है, जो सिंपल इसका इंट्रोडक्शन है। ये वाला ठीक है, ये आपके पास बुक है ना। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज जो है वो गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाया करती है। उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻5 से 10⁻4 तक होती है, जबकि जो आपकी नॉर्मल कंडक्टिविटी है ये है कंडक्टर्स की, रेजिस्टिविटी ये है कंडक्टर्स के लिए, और जो इंसुलेटर है उनके लिए ये है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर वो बता रहा है कि कुछ जो सेमीकंडक्टर हैं वो एलिमेंटल हैं, जैसे कि गैलियम, जैसे कि ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, मतलब एलिमेंटल हैं। और कुछ जो है फिर कब वो कंपाउंड की सूरत में होते हैं, वो हम खुद बना भी सकते हैं। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फाइड है, ये सारे। और आपको बैंड गैप के बारे में बता रहा है, या एमसीक्यूज के तौर पे आपको आ सकता है कि जो बैंड गैप है वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है वो, अगर आपका बैंड गैप हो तो वो एक सेमीकंडक्टर बन सकता है। जबकि इंसुलेटर का बैंड गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और the property determines the wavelength of radiation which can be emitted or absorbed by the semiconductor। ठीक है, जितना बैंड गैप होगा उतनी आपके पास जो वेवलेंथ है वो अब्सॉर्ब हो सकती है या वो इमिट होगी। यहाँ पे कुछ के आपको उसने बताए हुए हैं बैंड एनर्जीज फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ एट 0K में से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की देखें कितनी कम बैंड गैप है, जबकि जो आपका कार्बन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो स्टेनिक है वो भी काफ़ी कम है। और जो आपकी लेड है वो तो उसका बैंड गैप है ही नहीं। तो ये दोनों जो है वो कंडक्टर्स हैं, ये दोनों आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, और ये सी जो है वो इंसुलेटर है। फिर आपको ये बताया हुआ है कि प्योर और इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी पता है। इम्प्योरिटी ऐड करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अभी हम चलते हैं उमर की बुक पे। मैं कुछ आपको वहाँ से वो बैंड स्ट्रक्चर बताना चाह रही थी। मैम पूरी की बुक से भी कर सकते हैं? हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं बेटे? मैम पूरी की बुक से भी कर सकते हैं? पूरी की बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, तो ये आप उसमें ऐड कर लें, नहीं तो मतलब उसी टॉपिक के अंदर ऐड कर लें। मेरा ख्याल है हम लेट मी सी, मैं आपको सुबह बताऊंगी एग्जैक्टली। हम आई थिंक मैंने पूरी की बुक से किया था, मे बी उसमें कुछ टॉपिक ना हो तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। बेसिकली हम दोनों बुक्स को कंसल्ट करेंगे। इट्स इजी, मतलब ज़्यादा वो रहता है कि आप दोनों बुक्स आपने पढ़ा हो, आप ज़्यादा लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर semiconductor was defined as a solid in which the highest occupied energy band is the valence band is completely full at t is equal to 0K, but in which the gap is almost so small, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो सकते हैं कंडक्शन बैंड में, और at room temperature there is enough electron excited। और बाकी ये क्या है कि when electron excited across the gap, the bottom of the conduction band is populated by electrons and the top of the valence band is
बाय होल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा बैंड है उसका जो जब यहाँ पे ये एनर्जी गैप से आप एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है यहाँ पर फिर होल्स बन जाते हैं, और जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये देखिए ना, ये वो ई वर्सेस के डायग्राम जो है उसके अंदर यही जो रिड्यूस जोन स्कीम थी उसके अंदर ये हमारे पास आ रहे थे ना, इस तरह की स्ट्रक्चर आ रहा था ना रिड्यूस स्कीम में। फर्स्ट जो था वो इस तरह था, अगर उसके ऊपर राइट कर लें तो फर्स्ट जो था वो इस तरह था, फिर नेक्स्ट इस तरह था, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ऐसे ही था ना। यस मैम। तो ये वो है, ये कोई भी लास्ट फील्ड शेल था और उसके टॉप पे EF लेवल लाई कर रहा है, और फिर बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का एनर्जी गैप है, और फिर ऊपर जो है हमारा कंडक्शन बैंड है। तो ये गैप जो इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है व्हेन टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन 0 के, और यहाँ पर फिर होल क्रिएट हो जाएंगे और इसके जो बॉटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और अच्छा, आपकी जो ये रिकॉर्डिंग है या क्लास है ना, ये 4 मिनट्स की रह गई है, तो बेसिकली ये 40 मिनट्स अलाउ कर रहा है। अभी जूम जो है 40 मिनट्स के लिए क्लास अलाउ कर रहा है, तो मैं पूछूंगी अगर 40 मिनट्स से ज़्यादा 50 मिनट्स की ही क्लास लेनी है तो हम जो है ना वो गूगल क्लास पे तो हम ऑलरेडी हैं, गूगल मीट पे हम क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है। आप जूम फिर आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, गूगल पर ही हम ले लेंगे। अच्छा, तो ओनली द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उससे नीचे वाले सारे बैंड जो है वो तो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। सो ये दोनों बैंड जो है वो जब भी आप सेमीकंडक्टर की स्टडी करते हैं तो ये दोनों बैंड जो है उनको देखा जाता है। मैम इसमें से सिर्फ बैंड स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कर रहे हैं? हाँ, बैंड स्ट्रक्चर करना है, और भी हम आगे जाके देखेंगे, मे बी कोई चीज अगर पूरी की बुक में ना हुई तो हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। जी मैम। Bands over than valence band are completely full and those higher than conduction band completely empty, so that neither of these groups of bands contribute to the current, hence they may be ignored as far as the semiconducting properties are concerned. अब simplest band structure में जो आपका semiconductor है उसकी एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है is given by this formula. So EC of K is equal to energy gap plus this. ये वाली जो है वो आपकी कंडक्शन बैंड की एनर्जी है। बेसिकली हमने यहाँ पर जो 0 लेवल है वो लिया है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड को। इसको अगर हम 0 लेवल कंसिडर कर लें, अगर हम इसको 0 लेवल कंसिडर कर लें तो इससे ऊपर ये वाली एनर्जी हो गई EG, और फिर ये जो एनर्जी है वो K स्क्वायर H बार स्क्वायर ओवर 2m। तो ये टोटल एनर्जी है हमारी। और ये जो बैंड स्ट्रक्चर है ये भी ये फ्लैट बैंड नहीं, स्टैंडर्ड बैंड स्ट्रक्चर है। और अगर आप वैलेंस बैंड की एनर्जी को देखें तो वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या है, वो ये वाली है। उसमें यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ये है, और साथ में इसके ऊपर यहाँ पे m स्टार आ रहा था ना, यहाँ पर M8 स्टार आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी है। ये जो स्टार है ये बता रहा है कि ये H है और स्टार है, तो मतलब ये इफेक्टिव मास ऑफ होल है, और इफेक्टिव मास ऑफ होल जो है वो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो और ये चीज़ हमें वहाँ से पता है कि हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इफेक्टिव मास पढ़ी थी। आपने वो जो टॉपिक करना है उसमें अगर आपने कर लिया है तो आपने देखा होगा कि जो हमारी ये जो DE/DK है, D स्क्वायर E/DK स्क्वायर जो है उससे उसका जो कर्वेचर है उसमें पता चलता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कर्वेचर अप है ना, इसका मतलब है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, और यहाँ पे कर्वेचर डाउन है, इसका मतलब है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये होल है। ऐसे ही है ना,
यहाँ पे ये नेगेटिव m8 स्टार आ रहा है, दिस इफेक्टिव मास ऑफ होल। और समझ आ रही है यहाँ तक? अनिका बेटा कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आपके ना माइक से, तो आपकी क्लास जो है वो मैं यहाँ